सुशीला जी को इस उम्र में ये सब लिख रहे हैं कि प्रेरणा मिली, चाहे साहित्य जी से मिली, चाहे किसी और से मिली, या क्या पता वेदव्यास या भंडारी से मिली होगी। शुरुआती दौर में आपने कोई प्रेम कविता भी लिखी होगी। इस संग्रह में मानव प्रेम की कविताएं तो बिखरी पड़ी हैं, मगर स्त्री पुरुष वाला प्रेम कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो क्या प्रेम कविताएं छपवाई नहीं या लिखी ही नहीं? सहायक आचार्य डीएड प्रकोष्ठ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत है। आप कविता एवं आलेख में रुचि रखती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके ग्रंथों का प्रकाशन होता रहा है। अंजना जी, आप पत्रवाची के सादर आमंत्रित। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सरस्वती को नमन करते हुए संभावना की संस्थापक डॉक्टर सावित्री डागा को भी मैं नमन करती हूँ। सम्मानित मंच सादर प्रणाम करती हूँ और गरिमामय सदन को भी मैं सादर नमस्कार और अभिनंदन करती हूँ। सृजन सृष्टि की निरंतरता का आधार रहा है और हम देखते हैं कि भौतिक और जैविक सृजन हम अपने चारों तरफ देखते हैं जो वातावरण में जमीन पर होता है। लेकिन एक साहित्यिक सृजन है वो किसी साहित्यकार के हृदय के धरातल पर होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी विशिष्ट वनस्पति, जीव, जंतु के विकास एवं सृजन एवं विकास के लिए एक विशिष्ट प्रकार की भूमि, विशिष्ट प्रकार का वातावरण जरूरी होता है। उसी प्रकार से एक काव्य सृजन के लिए एक विशिष्ट हृदय की जरूरत होती है। तो एक विशेष हृदय और उन हृदय में आए गए भावों को अपने शब्दों से आकार देने की बुद्धि और योग्यता रखने वाले उस सुंदर से धनी श्रीमती सुशीला जी भंडारी के काव्य संग्रह ज्ञानदीप के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है। इनका जो काव्य संग्रह है वो इनकी एक विचार के बीच जो इनके हृदय में इन्होंने जब जब भी बोया वो एक समय पर शब्दों की बारिश लेकर आज एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने रह रहा है। उनकी सृजन शक्ति प्रकृति के ज्ञान के उनके लंबे जीवन अनुभव एवं एक कर्मठ शिक्षक के रूप में उनके जीवन तथा संसार के प्रति भावों की अभिव्यक्ति का ज्ञान है। ज्ञानदीप यथा नाम तथा गुण को सही साबित करता यह काव्य संग्रह निश्चित रूप से हम सबके जीवन मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। श्रीमती सुशीला जी भंडारी जी ने अपने इस काव्य संग्रह में मानव जीवन तथा संसार के प्रत्येक पहलू को गहराई से स्पर्श किया है। उन्होंने सर्वप्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना काव्यात्मक ढंग से करते हुए अपने काव्य संग्रह को अपने माता पिता और गुरु को समर्पित किया है। ज्ञान के महत्व को उजागर करते हुए मठ मंदिर में एक प्रदीप जलाने की बात वह कहती है और उसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना को व्यक्त करते हुए वे राष्ट्रीय भाषा हिंदी के महत्व को भी बताती है और एक मंगल कामना नाम कविता अपनी शुरुआती कविताओं में शामिल करती है। वे अपनी जन्मस्थली और कर्मस्थली जोधपुर को भी याद रखती हैं और उनकी कविता है अनुपम है सूर्य नदी में जोधपुर के इतिहास, वास्तुकला, दर्शनीय स्थलों, त्योहारों एवं आत्मीयता का वर्णन है। उनका यह संग्रह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की सीख देता है। उनकी कविताओं में सद्गुणों का विकास तथा करो नित्य कर्म हमें सदैव अच्छे गुणों को धारण करने तथा अनुशासित होने पर बल देते हैं। इसी प्रकार वे इसके बावजूद भी समय को सबसे बलवान मानते हुए हमें निरंतर कार्य कर्म पथ पर चलते रहने का आह्वान करती हैं। वे कर्तव्य परायणता को जीवन का मूल मंत्र मानते हुए संगठन की शक्ति भी उजागर करती हैं और कविताएं लिखती हैं। कर्तव्य पथ पर निरंतर चले हम मिलकर रहें। झूठ बेवजह मुखौटा, स्वप्न महल आदि कविताओं के माध्यम से वे सत्य मार्ग पर चलने और व्यक्ति को अपने वास्तविक रूप में ही रहने पर जोर देते हैं। वे ईर्ष्या, चिंता, नशा आदि चीजों से बचने की सलाह अपनी कविताओं में देती हैं। अपनी कल्याणकारी विचारधाराओं
योग और समरसता को बढ़ाते हुए कविताएं लिखती हैं। पर्यावरण के प्रति भी वे पूर्णतः जागरूक दिखती हैं। अपनी इन कविताओं के माध्यम से वे जल बिन सब सुन, ओ बदरा, ओ मेघा, सावन की घटा, मधुमास आदि कविताओं में प्रकृति का वे सुंदर वर्णन करती हैं। सांस्कृतिक जीवन में रक्षाबंधन, दशहरा, हर हर दीपावली, होली, गणतंत्र, लोकतंत्र विषय पर कविताएं लिखकर वे व्यक्ति के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन को एकाकार करने का प्रयास करती हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे रिश्तों की बगिया, नारी के रूप अनेक, ममता की मूरत माँ, मेरी बारी माँ, माँ बाप का कर्ज उतारे जैसी भावपूर्ण रचनाओं का सृजन उन्होंने किया है। साथ ही सच्चे मित्र, श्रमिक का सम्मान, भक्तिमती मीरा, महावीर, दुर्गादास, जीवन दायिनी गंगा, विवेकानंद आदि पर भी सुंदर कविताएं लिखकर उन्होंने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा को व्यक्त किया है। इन सभी भावों के साथ वे राष्ट्र के सैनिक को भी बड़ा मान देते हुए कविता लिखती हैं सीमा के तहत, जिसमें भी वे सैनिक के जीवन की विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उसकी बुलंद हौसले की पूरी प्रशंसा करती प्रतीत होती हैं। श्रीमती सुशीला भंडारी अपने काव्य संग्रह में अपनी कविता नव निर्माण की शुभ वेला में एक नए गीत के लिए में प्रेरित करती है। ये जीवन की आप देखेंगे कि बालक का जो छोटा सा बालक के विकास से लेके उसके परिवेश और उसके जीवन के सभी जिसको हम कह सकते हैं अवस्थाएं हैं, उनसे संबंधित कविताएं लिखती हैं, व्यवहार की बात भी लिखती हैं और साथ में वो नव निर्माण की बात करती हैं। उनकी कविता नव निर्माण और इसके बाद में एक कविता है उनकी आंसू, जो ये बताती है कि जब हम अपने भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते, बात कुछ नहीं कह पाते, तो भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं आंसू। और इस सबके बाद में अंत में मैं उनकी कविता नव निर्माण की कुछ पंक्तियां सुनाकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नव निर्माण की शुभ वेला में नए गीत गाएं हम, देश हित जो कार्य करें उनको आगे लाएं हम। उत्साह उमंग जोश भर जाए, घर घर शिक्षा की ज्योत जगे, हम करें दूर दूर तक नए पथ का निर्माण, भेदभाव आपस में मिटाएं, सबको मिले रोटी कपड़ा और मकान, जन जन का हो कल्याण, जन जन का हो कल्याण। अब आज के आयोजन के मुख्य किरदार आदरणीय सुशीला जी भंडारी। आपका जन्म 9 अगस्त 1942 को जोधपुर में हुआ। आपने हिंदी एवं राजस्थान राजनीति शास्त्र में MA के साथ BEd किया है। व्यवसाय से आप सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका रही हैं। साहित्य की बात करें तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविता, कहानी, आलेख, संस्मरण आदि प्रकाशित होते रहे हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साझा सम्मेलन में आपकी 10 कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। पुरस्कारों में आपको कई पुरस्कार मिले हैं। मंडल स्तरीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मान, लॉयंस क्लब जोधपुर द्वारा सम्मानित, भंडारी बाईपास द्वारा सम्मान, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सम्मानित, राजीव गांधी बुक बैंक मेमोरियल में राज्यपाल द्वारा सम्मान, भास्कर महिला वुमेन अवार्ड, तारा संस्थान सांस्कृतिक संस्थान द्वारा सम्मान, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय फाउंडेशन नेपाल द्वारा सम्मान, नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, हिंदी आइडियल मानव सम्मान, महिला शक्ति काव्य रत्न सम्मान, विश्व काव्य रत्न मानव सम्मान, विश्व हिंदी विद्वान मानव सम्मान, हिंदी काव्य शिरोमणि मानव सम्मान, हिंदी काव्य रत्न सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मित्र सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान और शारदीय साहित्य सेवी सम्मान, नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन द्वारा सम्मान, नवचारी रत्न सम्मान, रामधारी सिंह सेवी सम्मान, शिक्षक रत्न सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य शिक्षक सम्मान, शब्दार्थी सहभागिता सम्मान, स्वामी विवेकानंद रत्न सम्मान, शजक कंदी सम्मान के साथ आपको अनेकों पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय, आज आपने साहित्य की डैली पर ज्ञान का दीप जला दिया है। यह दीप सदैव यूं ही जगमग होता रहे, इसकी रोशनी में आपकी साहित्य यात्रा अनवरत चलती रहे और कई दीप जगले को यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ज्ञान दीप की जोत जगाई है का आवाज आपको कब हुआ, यानी पुस्तक लिखने का ख्याल कब और कैसे आया, अब तक के आपके सफल एवं अनुभव से हमें रूबरू कराने के लिए आदरणीय आप मंच पर आमंत्रित हैं। सुशीला जी भंडारी। मैं नमन करती हूँ माँ शारदा, मेरे माता पिता जी को और गुरु और मेरी दादी साहब। माता पिता की जब शिक्षा बनी उस समय बहुत उनका विरोध हुआ था
कि लड़कियां ने कॉलेज क्यों भेजो, पर मेरे पिताजी ने कहा नहीं मैं लड़की को कॉलेज अवश्य भेजूंगा, नहीं तो क्या करते पढ़ाऊंगा घर पे बिना। तो उनकी सोच ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और जब मैं ससुराल आई तो शहर में मकान था, थोड़ी लोगों को नौकरी करने में अड़चन आती थी, इसलिए नौकरी नहीं करी। लेकिन मेरे दादी सासू जी जो इतने वृद्ध थे, उन्होंने आगे उठकर किसी की बात नहीं मानी और मुझे नौकरी करने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं मानती हूँ कि उन्हीं की कृपा है, जिसके कारण मैं आज समाज में कुछ सीख सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। मैंने स्कूल में जब काम रखा तो कार्य करने का सोचा और करती रही, जिनकी प्रतिफल सब मुझसे खुश थे। जब मैं सेवानिवृत्त हुई तो डॉक्टर कमल जी मोहम्मद ने मुझे कहा कि तुम संभावना संस्थान आ जाओ, ये एक साइंटिफिक संस्था है और महिलाओं की। पहले मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने कहा पता नहीं कैसे कैसे विद्वान लोग होंगे, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन उनके आग्रह पर मैंने जहाँ कदम रखा तो मुझे लगा कि डॉक्टर सावित्री देवी वगैरह, और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत प्रेम से रखा मुझे और मुझे ऐसे महसूस ही नहीं होने दिया। वो रोज मेरे प्रशंसा ही करती थी, हालांकि मैं प्रशंसा लायक नहीं हूँ, और वो यही कहती थी कि तू जैसा तेरा नाम है वैसी तू नहीं। उनकी ऐसी पर उनकी कृपा रही और कृपा के कारण मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। और मैं कविताएं वगैरह जब ओकेजन होता अवसर होता तो कविताएं लिखती और लिखते लिखते फिर लिख के मैं इधर उधर रख देती थी। फिर बाद में किसी ने मुझे कहा कि एक कुछ लिख के अपना रिकॉर्ड तो रखो, तो फिर मैंने उसको कॉपी में लेना। तो वैसे पहले मैं जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह या जन्मदिन या कोई ऐसे, उसमें मैं जरूर लिख कर लोगों को देती थी और वो अपनी लिख करती। बाद में तो ये ऐसा सिलसिला और फिर उसके बाद में मेरी सहेली जो जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, वो जिसमें पंकज राणा, दान की गोली, बसंती की पवार, और इन्होंने भी मुझे बार बार लिखा कि जब की कविताएं लिखी है तो आप वो पुस्तक का रूप दीजिए। और मेरे घर में भी बहुत से, मैं किस का नाम लूँ, काफी जनों ने मुझे कहा और उनका भी मेरा पूरा पूरा स्नेह है। और बार बार कहते थे तुम प्रकाशित क्यों कराती हो या आप प्रकाशित क्यों नहीं कराते। फिर पता नहीं कैसे सब लोगों के सहयोग से और सबका मैं आभार मानती हूँ कि इन सब के कहने से ही मैं इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सफल हुई। तो इस सबका हृदय से आभार। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पूरे परिवार में भी मेरे सभी जनों ने मुझे यही कहा, मेरे पतिदेव वीरेंद्र भंडारी, मेरे पुत्र अमित भंडारी, अरविंद भंडारी, और मेरी बहू अनिता प्रीति और पोत्री उर्वी नीति आशिका और पौत्र अंकित भंडारी जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। उन सबका और पौत्र बधू श्रुति, इनका भी बहुत सहयोग रहा। और इसका जो मुख्य प्रश्न है उसका नेतृत्व उसने ही किया और कार्ड वगैरह सब उसने बनाया। तो मैं इन सब को बहुत स्नेह जो बड़े हैं उनको तो मैं आदर करती हूँ और जो छोटे हैं उनको स्नेह आशीष अर्पित करती हूँ कि वो भी सदा बड़े फूले। और पूरे परिवार का मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पूरा परिवार इतना अच्छा है। और हम 3 पीढ़ी से संयुक्त परिवार नहीं है, मैं भी आई, उसके बाद में जो आई वो और 30 पीढ़ी, ये हम सब संयुक्त परिवार में। और मैं कहती हूँ लोग कहते हैं रिश्ते क्या रखना रिश्ते, मैं कहती हूँ रिश्ते को तोड़ना क्यों,
रिश्तेदारी काम है ये, और रिश्ते लिखना एक बहुत बड़ी बात है, और उसको मैंने अपनी कविता में लिखी थी। और आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपको, मेरे कमर साहब, सादान साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा, और मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, आशीष देती हूँ। मैं कुछ इस समय हम अपने परिवेश में आए दिन पीड़ा, दर्द, क्रूरता, हत्याएं, आत्महत्याएं, दुष्कर्म, अशिक्षितता इत्यादि घटनाओं को देखते हैं, समाचार को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनका शब्दों की माध्यम से प्रकट करते हैं, तो तभी समझते हैं। तो सेल्फ ज्ञान होने के नाते मैंने लेखनी बंद किया। गिरते मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए विषयों पर लिखा। समाज में फैले विकृतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। ज्ञान की संग्रह में मानवीय धर्म तत्वों गुंजायमान है। ईर्ष्या, नशा, अभिमान, नियमता, चिंता, योग इत्यादि विषय पर लिखा है। लोग सत्य के लोहे के समान भाव गंभीर करते हैं। रास्ते पर, सामाजिक पर, महापुरुषों दरिद्र श्रमिकों के देशभक्ति पर लिखा है। आशा है पाठक नवयोग प्रकाशित अपना चरित्र उज्जवल बना सके, सुनागरिक बन समाज, देश व भविष्य का निर्माण कर सके। मैं अपने इस कार्य से बहुत ही सफल हुआ। मैं कुछ कविताएं घर आंगन में चाहे हम दीप जला दें, पर मन मंदिर के भीतर एक ज्ञान का दीप जलाए। घर आंगन की दीप शिखा से कुछ पथ ही आलोकित होंगे, पर मन मंदिर की दीप शिखा से जग को आलोकित कर देंगे। मन मंदिर के एक दीप से व्याप्त रूप में चित जाएगी। अहिंसा, हिंसा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मद, इनका न होगा हृदय में वास। अशांति, अराजकता का जहाँ न नामो निशान का। अहिंसा, प्रेम, स्नेह, मानवता का पूरा अधिकार होगा। अंतर मन में गूंजेगी शहनाई आह्लाद। शांति, नैतिकता, सद्भाव होगा। दान, धर्म व परोपकार का एक मधुर का संगीत होगा। मैत्री, दया व भाईचारे का जीवन में संचार होगा। क्रोधाग्नि की ज्वाला में चलते को ठंडी छांव मिलेगी। अशांति की राह में भटकने वालों को सच्ची राह मिलेगी। दीनहीन आकुल व्याकुल के जीवन में खुशहाली होगी। रेगिस्तानी जीवन में आशा की नई किरण जगेगी। जो गिरे हुए हैं धरती पर, उनको सबल सहारा मिलेगा। मानवता पर मानवता की विजय पताका फहरेगी। घर आंगन में तुम अनगिनत दीप जला दो, पर मन मंदिर के भीतर केवल एक ज्ञान का दीप जला दो। केवल एक ज्ञान का दीप जला दो। आज हम एक पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, पर ऐसा लग रहा है कि एक कोई भव्य समारोह में हम आए हैं। ऐसा उत्सव धर्मी कार्यक्रम जो खुद ही कर सकता है, दूसरी जगह मैंने ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं। जीवन में कई कार्यक्रमों में, कई लोकार्पण समारोह में जाने का मौका मिला, लेकिन इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना भव्य आयोजन पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है। जैन जी की पीढ़ी, डेविड मोहम्मद से पहले मिलेनियम पीढ़ी, और उससे भी पहले की कवियत थी, आजादी से पहले की जन्म लेने वाली कवियत का पहला काव्य संग्रह, 80 की उम्र के पार पहला काव्य संग्रह जैन जी की पीढ़ी सराह रही है, देख रही है। खुशी और प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि साहित्य लेखन की कोई उम्र नहीं होती। ये कुछ पहले वो शिक्षक रही है, और बेशक उन्होंने पहले बहुत सारा लेखन भी किया है, लेकिन इतने उत्साह से इस समय इस उम्र के इस पड़ाव पर एक काव्य संग्रह का आना बहुत बड़ी बात है।
इस समय ये पीढ़ी लगभग अशक्त महसूस करने वाली पीढ़ी है और वो इतने उत्साह से अपनी पुस्तक ला रही है सामने, बहुत बड़ी बात है और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार पुस्तक को फिर बनाए और मुझे लगता है कि एक नया संग्रह उनका बहुत जल्दी ही आ जाएगा। उस समय जब पुस्तक के बारे में मैंने लिखा तो इसका विषय नहीं लिखा, ज्ञान थी। बाद में इस पुस्तक के बारे में सोच रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी इस ज्ञान दीप की चर्चा करना चाहूंगी आपको से। ज्ञान दीप क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, उजियारा लाता है, जीवन के अंधकार को मिटाता है, अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। दीपक का काम ही है प्रकाशित होना, अंधकार को मिटाना। और ये ज्ञान जो है ये पुस्तकीय ज्ञान है, डिग्री वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही नहीं है, अगर मैं कहूँ तो जो शब्दों में है, ज्ञान वह है जो जीवन को सही दिशा दे, सही कर्म करने की प्रेरणा दे। यानी जिसको ज्ञान हो गया है, चिंतन है, जिसके पास ज्ञान है, चिंतन है, जागृत है, वही आदमी इस अमानवीय संसार को देखकर दुखी होता है, पीड़ित होता है और इसी से कविता निकलती है। कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई हम जैसा ही कवि भी है, वो भी एक सामान्य और साधारण मनुष्य ही है, लेकिन वो क्यों विशिष्ट है? क्यों विशिष्ट है? इसलिए विशिष्ट है कि वो जो हमारे पास अनुभव है, अनुभूति है, हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन कभी उसे अभिव्यक्ति दे देता है। यानी सरल सामान्य भाषा में भी कविता की जा सकती है और सुशीला जी कविताएं बहुत सरल सामान्य सहज भाषा में है। और साहित्यकार देखिए, कोई उपदेश नहीं देता है, कोई आदेश नहीं देता है, वो हमारी संवेदना को विकसित करता है, हमारे सौंदर्य को परिचित करता है। डॉक्टर पंजा शर्मा जी, श्रीमती सुशीला भंडारी जी, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, चंद्रा सदाई जी जो आज की अतिथि हैं, संभावना की अध्यक्ष और राजस्थानी में उपन्यास लेखन की पहली शुरुआत करने वाली श्रीमती जी, आज एक अच्छा और सार निर्मित पत्र भाषण हमारे सामने रखने वाली अंजना जी और मंच का संचालन करने वाली मंजू शर्मा जंगी जी और आप सब लोग जो सामने विराजमान हैं, खासतौर से चांद कौर जी जोशी और मीना चौबती, कमला जी सुराना, दमयंती जी और जो महानुभाव है लालच जी और निमोद जी, खासतौर से वेदराज शाह भंडारी जिन्होंने आज के आयोजन में है तो मुख्य सुशीला जी, लेकिन उन्होंने वो भूमिका निभाई है जो उन्हें निभानी चाहिए, इसलिए वो विशेष आदर और धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सारे कार्यक्रम को ये नया रूप दिया। मित्रों, बात ये है कि जैसे चंद्रा जी ने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि लिखने की कोई उम्र नहीं होती और सुशीला जी ने इस उम्र में भी ये लेखन किया। मैं कहता हूँ कुछ भी सीखने की, कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं से शुरुआत हो जाएगी और ये सुशीला जी ने ज्ञान दीप लिख करके इसको साबित किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा अभी ये कहा गया था कि मेरे ख्याल से सुशीला जी ने कहा कि सावित्री जी नागा ने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया और आज भी मैं उनको बहुत श्रद्धा से याद करती हूँ। जोधपुर में इस पूरी नगरी में कुछ रचनाकार ऐसे हुए जिन्होंने अपने लेखन के प्रति जितना ध्यान रखा उतना ही ध्यान रखा अपने बाद की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसका उदाहरण है नेमीचंद जैन भाऊ जिनकी स्मृति में ये सभागार है, और इसका उदाहरण है सीताराम जी लालच, सच्चिदान जी कविया, सोनाराम जी बिश्नोई और राम प्रसाद दासी, जिनके बारे में मैं कई बार कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसका एक उदाहरण हूँ, जिन्होंने मुझे जब मैं बहुत नया था तो उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। ये एक सीधा सा गणित है इस जिंदगी का कि जिसने जो कुछ किया है उसको दुनिया याद करेगी और इसलिए याद करेगी कि वो काम सभी लोग नहीं करते, दूसरे सारे लोग नहीं करते, इसलिए हम उन्हें आदत के साथ याद करते हैं। आपको याद होगा
डॉक्टर सोनाराम जी विश्वविद्यालय अकादमी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक खुला परिपत्र जारी किया था कि राजधानी के लिए जो भी मेरे पास आकर के कुछ भी सीखना चाहता है, नया करना चाहता है, तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो मित्रों, ये हमारे जीवन में होता है। सुशीला जी को इस उम्र में ये सब लिख रहे हैं कि प्रेरणा मिली, चाहे सावित्री जी से मिली, चाहे किसी और से मिली, या क्या पता वेदांत भंडारी से मिली होगी या किसी और से मिली होगी, लेकिन मिली तो सही और तब विदा भागी। मुझे तो ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। ये सुशीला जी और वेदांत साहब दोनों मेरे घर पे आए थे, इनकी सज्जनता का मैं कायल हो गया। उस सज्जनता को देख करके उन्होंने कहा कि देखो साहब, मेरे पहला काम पड़ा है, पहले बार काम पड़ा है, तो आप मेरे को बता देना क्या क्या चाहिए। और मैं उनको बार बार ये कहता रहा कि ये व्यवस्था हो गई, ये व्यवस्था हो गई। मेरी पत्नी ने मेरे को कई बार कहा कि आप उस कार्यक्रम में अच्छी हो, आप अपना काम करने वाले बढ़िया बोल दे रहा, और ये आप क्यों दे रहे। लेकिन मैं ये समझता था कि विरोधार सामने मेरे को काम करने को था, जो भी हो मेरे को बता देना। मंच पे ये अतिथियों के पीने का पानी रहे, ये विरोधार साहब को याद नहीं था। मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे को याद नहीं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, हम कई बार भूल जाते हैं। और वही बात है कि सुशीला जी के मन में एक प्रश्न जागा, और उस प्रश्न को उसका उत्तर लेने के लिए उन्होंने अपनी एक कविता लिखी। क्योंकि एक सीधा सा एक सिद्धांत होता है कि आप अपने परिवेश को पढ़िए, अपने परिवेश को पढ़िए और फिर लेखन कार्य करिए, तो आपका लेखन सार्थक हो जाएगा। आपको पता है, और खासतौर से मैं पंजाब के लिए कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भी है और दूसरी जगह भी है, कई लोग हैं जो पता नहीं रसूल हमजा को और पता नहीं फाख्ता और पता नहीं कितने लोगों के उदाहरण देने कहते हैं, उन्होंने ये कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के उदाहरण देने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको हमारे परिवेश को पढ़ने की आवश्यकता है। आपने किसी ने अपने परिवेश को पढ़ लिया, उसे जान लिया, तो आपको लिखने का एक रास्ता मिल गया। और ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्रीमती सुशीला भंडारी जी ने। और ये सारी कविताएं आप देख लीजिए। मैं पिछले 3-4 दिनों में लगातार ज्ञानदीप को पढ़ रहा था और एक एक कविता को बहुत निकटता से देख रहा था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस संग्रह में एक कविता है झूठ, तो उस झूठ के माध्यम से बहुत सारी दूसरी सार्थक कविताएं हैं, लेकिन वो एक कविता है झूठ। झूठ का क्या अस्तित्व है, उसको रेखांकित सुशीला जी ने अपने संग्रह में किया, लेकिन इन्होंने सत्य शीर्षक से कोई कविता नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, ये जो मैं समझ पाया कि सत्य तो शाश्वत है, वो है तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके होने से तो ये दुनिया चल रही है, लेकिन हमारे बीच में जहाँ कोई झूठ है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। इस तरह जो चिंता और चिता के बीच में जो बहुत थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को भी सुशीला जी ने बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूल रूप से सुशीला जी ने क्या किया, मूल रूप से इन्होंने अपने परिवेश को पढ़ा, अपने आसपास को परखा, और ऐसा करने के बाद जो उनको रास्ता मिला, वही रास्ता सुशीला भंडारी जी की कविताओं का रास्ता है। और ये रास्ता निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ रास्ता होता है, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। आज का दिन तो ठीक है कि एक पुस्तक है जिसका लोकार्पण हो गया, जो आज लोग तक आप सब तक पहुंच गई, लेकिन वास्तव में सुशीला जी के सृजन की यात्रा आज से शुरू होगी। आज के बाद ये जो भी लिखेंगे वो इनको ज्यादा दायित्वबोध से लिखने के लिए प्रेरित करेगा। और सुशीला जी को ये भी समझ लेना चाहिए, बल्कि ये तो समझती है, कम से कम मुझसे तो बड़ी है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये समझती हैं कि जो कुछ भी अब आप लिखेंगी तो ये दुनिया आपके लिखने पर नजर डालेगी। आपके सम्मान की इतनी बड़ी लिस्ट है जिसका वाचन किया जाना था, आपको इतना सम्मान मिला। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत सम्मानित हो चुकी और सारा काम हो गया, बल्कि लोग ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टर पंजा शर्मा को
मीरा पुरस्कार मिला है। तो अब इनका लेखन क्या होगा, वो ज्यादा सतर्कता के साथ इसकी पड़ताल की जाती है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है कि अब इनका लेखन क्या होगा। इसलिए ये सारी स्थितियां आज प्रमाणित करती है कि हमें अपने जीवन काल में एक विद्रोह, एक बहुत छोटी सी अवधि हम सबके पास में है और उस अवधि के अंदर करना। मैं बता रहा था अध्यक्ष महोदया को कि इनका 42 का जन्म है, 42 का जन्म, और इस उम्र में आपकी पहली किताब का लोकार्पण हो रहा है। यानी ये बहुत आश्चर्य है और हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का विषय है कि इस वय के अंदर आप अपनी किताब लेके आती है। तो जो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं उन्हें अपने आसपास को देख करके और जो सृजन करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान का दीपक जला है उसकी रोशनी तो समाज में आएगी और हर बार आती है। ऐसे कितने दीपक और जल सकते हैं, ये आज सोचने की बात है। आज कितने लोग अभी प्रेरित होकर और सुशीला जी की तरह कुछ नया लिखें, कुछ नया रचने के लिए प्रेरणा पाते हैं, ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय होगा। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैं एक बार फिर वीरराज शाह को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका तो गुणगान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया होता तो सुशीला जी नहीं लिख पाती। हालांकि सुशीला जी वो भाग्यशाली महिला है जिनको पूरे परिवार ने, पूरे घर ने इनको सहयोग किया और इस कारण से ये लिख पाए। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरह से और आपको अच्छा वातावरण मिले और आपके आज की आपको 3 पीढ़ी से आज भी संयुक्त परिवार में रह रही है, आपके परिवार में कुछ ऐसे दीपक जलाइए सुशीला जी कि वो भी कुछ लिखने के लिए आगे आए और वो बता सकें कि हमारी दादी ने या नानी ने कभी जो ज्ञान की रचना की थी उस रास्ते में हम भी आगे से बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन इसलिए बहुत खास दिन है। एक बार फिर ये सभागार आज जो है भरा हुआ पड़ा है। इतने सारे लोग अगर एक पुस्तक के लोकार्पण में आ जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सूर्य नगरी की एक खासियत है, वो सूर्य नगरी जिसमें हम सबने कुछ लिखा है और सुशीला जी ने तो सूर्य नगरी में एक पूरी कविता लिखी है जिसका उल्लेख मीना जी ने अपने प्रतिभाषण में किया और मैं भी उस कविता को खास तौर से देखता हूँ। तो मैं एक बार फिर श्रीमती सुशीला भंडारी जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ पधारे और इतनी सक्रिय सहभागिता इस कार्यक्रम के लिए निभाई, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। वैसे तो इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो मेरे कहने के लिए शायद अब कुछ बचा नहीं है और समय भी काफी हो चुका है, इसलिए मैं आपका समय भी ज्यादा नहीं लूंगी और वो शब्द बोल के अपना स्थान ग्रहण करती हूँ कि ये जो ज्ञानदीप है इसमें सुशीला जी ने जो कुछ लिखा है वो सब सीधी सरल भाषा में अपने मन के सुंदर भावों को लिखा है, जिसमें कहीं बनावटीपन नजर नहीं आता और अनुभव का तो खजाना आप है ही है और अनुभव जो है आपकी इन कविताओं में बोलता है। हर कविता कुछ न कुछ कहती है, शिक्षा देती है, ज्ञान का दीप जलाती है। तो मैं रिश्तों की बात करती है, बहुत कुछ कहने को है कि मैं 1 घंटा या 2 घंटे बोल दूं, लेकिन समय अपनी अपनी सीमा है, इसलिए मैं सुशीला जी को बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह संग्रह आप सभी को बहुत पसंद आएगा और ये अपने ज्ञान का उजाला आप सभी के दिलों में और पाठकों के दिलों में हमेशा जलता रहेगा। सम्मानित मंच भाई सत्यदेव जी, बसंती पवार जी, प्रोफेसर चंद्रा सदाई जी, आदरणीय सुशीला भंडारी जी, डॉक्टर मीना चौधरी जी, मंजू शर्मा जी और सभी श्रोताओं, सभी ने अपनी अपनी बात कह दी। मेरे लिए बहुत ही कम कहने को बचा है। बसंती जी और चंद्रा सदाई जी ने तो किताब की भूमिका भी लिखी है और इतनी डिटेल में लिखी है कि किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जो थोड़ा बचा था वो सत्यदेव जी ने कह दिया, अंजना जी ने कह दिया, तो मेरे लिए काफी कम है।
थोड़ी सी बात करूं उससे पहले मैं ये कहूंगी कि सुशीला जी, आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, आपका आभार। यामिक काव्य संकलन के लिए आपको बधाई। 84 साल की उम्र में किसी किताब का आना बड़ी खुशी की बात है, वो भी पहली किताब, वो भी कविता की किताब। और इस उम्र में सोचने, लिखने, छपने का जज्बा, लोग तो यहाँ तक आते आते लिखना छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से सुशीला जी के जरिए का स्वागत करें, जिसकी वजह से आज वो यहाँ विराजमान है। सुशीला जी शिक्षिका रह चुकी हैं, कितने ही बालक बालिकाओं को आपने पढ़ाया है। किताब के पाठ तो पढ़ाए ही, जीवन के पाठ भी आपने पढ़ाए हैं। ये मैं नहीं, आपकी कविताएं कहती हैं। वो कहती हैं कि ज्ञान का एक दीपक जला दो, जिससे कि जीवन में उम्मीदों और आशाओं का प्रकाश फैले और अंधेरा मिटे। सुशीला जी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करती हैं कि अंधकार के काले बादल छट जाएं और चारों तरफ रोशनी का राज हो। आज जब चारों तरफ वे देखती हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है, स्त्री के साथ ज्यादती हो रही है, दीन दुखियों का कोई धड़ी धोरी नहीं है, चारों तरफ दुष्ट प्रवृत्तियां जोर मार रही हैं, ये तभी है जब समाज में, मनुष्यों में, मानवीय गुणों में कमी आई हो। इसलिए कवित्री कहती है कि ये जो अंधकार हमारे चारों तरफ फैल रहा है, मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है, इस सब से तभी मुक्ति मिलेगी जब घर घर साक्षरता के दीप जलेंगे। आप शिक्षिका रह चुकी हैं, तो बच्चों को सही राह दिखाने, बताने और पढ़ाने की प्रवृत्ति तो आपकी होगी ही, और आज के वक्त की अहम जरूरत भी है शिक्षा। अनुपम है सूर्य नगरी कविता पढ़कर तो मुझे लगा कि अगर कोई सैलानी जोधपुर आए और पूछे कि जोधपुर में उसे 4 दिन बिताने हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या देखा और खाया जा सकता है, तो मैं उसे एक कविता पकड़ा दूंगी कि इसे पढ़ लीजिए और जान लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपने हर चीज का उसमें वर्णन कर रखा है। इस कविता में आपने जैसा कि सुन ही लिया, जोधपुरी कोट भी है, साफा चुनरी का जिक्र भी है, खान पान की मधुर महक भी यहाँ है, घेवर, लड्डू, रबड़ी, पुआ, जलेबी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ज्यादा नहीं हो गई। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसके बहुत कांटे आते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सुशीला जी कहती है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए। इसीलिए वो एक कविता में कहती हैं कि कार्य से तुम मुख न मोड़ो, लगन परिश्रम से बढ़ते जाओ, बाधाएं पथ पर आएंगी, बाधाओं से घबराकर रुकने का नाम न लेना, बिखरे होंगे कांटे पत्थर पर विचलित न हो, करना पार मंजिल निश्चित पा जाओगे, खुशियों से जीवन महकेगा। तो समय की हर कविता कोई न कोई, इस संग्रह की हर कविता कोई न कोई उद्देश्य लेकर चली है। कविता चाहे समय का चक्र हो, जीवन का सार हो, रुकना मत गति को, कर्तव्य निष्ठ बन करे काम हो, चाहे मिलकर रहो, दान की महिमा हो, सारी की सारी कविताएं यही कहती हैं कि इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। आदमी का काम है धर्म और नेक नियत से अपने काम में लगे रहना, और ये भी कि अगर आप चरित्रवान हैं तो समाज में आपकी उपयोगिता है, वरना आपका कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति से दूर भी कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं रह सकता। सुशीला जी ने भी वर्षा की बूंदों, वृक्षों को लेकर अपने विचार कविताओं में पिरोए हैं। वे चिंतित हैं कि जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई हो रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, वो सब उसी कारण है। इसलिए इन विपदाओं से मुक्ति पाने का एक जरिया है प्रकृति से प्यार करें, पेड़ लगाएं, स्वच्छ पर्यावरण बनाएं और धरती का सौंदर्य बढ़ाएं। महिमा निराली आंसू की एक अच्छी कविता है। बताया है कि आंसू कब कब निकलते हैं, शहीदों, श्रमिकों, माँ आदि को इस संदर्भ में आपने याद किया है। और संग्रह की कविताओं में और भी बहुत से विषय हैं, जैसे माँ बेटी है, सच्ची मित्रता है, गंगा नदी है, महावीर स्वामी है, शिक्षाएं हैं। अब एक बार और मैंने बीच बीच में से अपना जो पर्चा वो पढ़ा है कि शुरुआती दौर में आपने कोई प्रेम कविता भी लिखी होगी। इस संग्रह में मानव प्रेम की कविताएं तो बिखरी पड़ी हैं, मगर स्त्री पुरुष वाला प्रेम कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो क्या प्रेम कविताएं छपवाई नहीं या लिखी ही नहीं? कहते हैं शुरुआत में सभी लिखते हैं प्रेम कविता, तो 84 की उम्र में प्रेम कविता सुशीला जी के मुंह से सुनते तो अलग ही अनुभव होता। लेकिन फिर कभी सुनेंगे
पूरी कविता पढ़कर मुझे लगा, पूरी किताब पढ़कर मुझे लगा कि ये कविताएं बालक बालिकाओं को ही नहीं, हर नागरिक को देश के इतिहास और मानव धर्म की शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं। ये बुराई की जड़ मूल से नष्ट करने की बात करती हैं और उस जगह प्रेम सद्भावना के बीज बोने की बात करती हैं। इन कविताओं में सकारात्मकता है और पाठक को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश में इनकी कविताएं जी जान से लगी हुई हैं। इस संग्रह की कविताओं में ज्ञान का दीपक जल रहा है। यही वो रोशनी होती है जो लोगों के दिल दिमागों के भीतर प्रवेश करती है और बंद खिड़कियां खोलती है। सुशीला जी स्वस्थ रहें, कविताएं लिखें, किताबों के विमोचन करवाएं। इसी तरह हमें इकट्ठा होने, हंसने, बोलने, मिलने के अवसर देती रहें और अगली बार कोई प्रेम कविता जरूर सुनाएं। धन्यवाद।